Hello students, now we are going to start with the next chapter of class 11th physics. The next chapter is Newton law of motion. भाई पहले जो चैप्टर कवर हुआ है उनके न्यूमेरिकल्स देखिए जो कॉन्सेप्ट कराए गए हैं. कुछ न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, कुछ उनसे रिलेटेड आपको मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो आर्टिकल्स हैं, वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सकें. जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ये सब. फर्स्ट चीज़ है फोर्स. फोर्स क्या होता है हम सब जानते हैं. जो हमने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, जो एफर्ट लगाया जाता है पुश या पुल के फॉर्म में, उसे आप लोग फोर्स समझते हैं, ठीक है. तो अगर आप इसको एग्जैक्टली डिफाइन करोगे तो आप लोग लिखोगे कि इट इज एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच ट्राइज टू प्रोड्यूस और प्रोड्यूसेस द मोशन इन द बॉडी एट रेस्ट. जो कोशिश करता है प्रोड्यूस करने की या प्रोड्यूस करता है एक बॉडी में मोशन जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पर प्रेजेंट थी. अगेन है लिखा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. बी पार्ट है स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप अ बॉडी और अ मूविंग बॉडी. एक चलती हुई बॉडी को रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है. तीसरा क्या है जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी को. तो फोर्स यहां से क्या हो गया कि जो प्रोड्यूस करता है या कोशिश करता है प्रोड्यूस करने की एक रुकी हुई बॉडी में मोशन की. अगर रुकी हुई है तो वो चल पड़े, ठीक है. नेक्स्ट चीज क्या है जो एक चलती हुई बॉडी को रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है. एंड थर्ड डेफिनेशन रिलेटेड टू फोर्स इज नथिंग बट जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, वो हमारा होता है फोर्स. अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स है होता क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है. कि एक बॉडी का मास कितना है और उसकी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या है. अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा है पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें. वेलोसिटी की टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूले क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर बॉडी केस में एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर बॉडी केस में एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द वेलोसिटी, वो हमारा लीनियर मोमेंटम है. अब इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और ये mv के बराबर होता है. mv साइड्स में थोड़ी दिक्कत है कहीं की जगह पे देखने में, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी पिक्स, वहां से देख लेना, ठीक है. अब जो लीनियर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है. जो एसआई यूनिट है हमारी जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, इसके एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होती है. डायमेंशनल फॉर्मूला इसका mlt की पावर -1 है. डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी है प्रूफ करना, क्योंकि p m इंटू वी है. m का फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया था. m का m, v का lt की पावर -1, तो p का बन गया mlt -1.
अब जो m है, अगर एक m कांस्टेंट है, अब भाई हमें 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ कंसीडर करने हैं, हम 3 केस कंसीडर करेंगे। अगर m कांस्टेंट है तो p v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर m कांस्टेंट है तो p v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यानी कि हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा। क्योंकि इस केस में m हमारा कांस्टेंट है तो जो वेरिएशन होगी वो p और v की होगी। जैसे कि मैंने p को y एक्सिस पे ले लिया और v को मैंने x एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट केस है अगर v कांस्टेंट है तो क्या होगा। अगर हमारा v कांस्टेंट है तो इस केस में हमारा जो p है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एज v इज अ कांस्टेंट और v इज एक्टिंग एज कांस्टेंट इन दिस केस। इसलिए हमारा जो वेरिएशन है, जो ग्राफ होगा वो p और m का होगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ फॉलो किया जाएगा। स्ट्रेट लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रहे 2 केस, अगर m कांस्टेंट और अगर v कांस्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट केस क्या है, इफ द 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम लीनियर मोमेंटम। 2 बॉडीज हैं, डिफरेंट उनके मास हैं और लीनियर मोमेंटम उसका सेम है, यानी कि p1 और p2 बराबर है। मैंने लिखा है अभी सेम लीनियर मोमेंटम। अब बॉडीज का मास डिफरेंट है तो डिफरेंट वेलोसिटी से ही मूव करेंगी। सेम मोमेंटम है यानी कि p1 इज इक्वल टू p2। p1 को आप लोग लिख सकते हैं m1v1 और p2 को आप लोग लिख सकते हैं m2v2। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 और m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1। या हमारी जो वेलोसिटी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला मैंने, मास से कोई बता सकता है? भाई यहाँ दिख रहा है, अभी जो m1 है वो v1 के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो m2 है वो v2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। और इस केस में जो ग्राफ है वो v और m का बनेगा, क्योंकि p कांस्टेंट है। क्योंकि अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे चलेगी, कम वेलोसिटी से चलेगी। एक बॉडी का मास कम है तो जल्दी जल्दी भागेगी, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि p तो कांस्टेंट रहेगा ना दोनों केसेस में। m ज़्यादा हुआ तो v कम हो जाएगा, v ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब है कि m कम था। अब जो ग्राफ है साफ दिखा रहे हैं कि इस पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट मैंने लिया, मास की अगर बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है तो वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि मास और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही बेसिक है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, 10 तक आ चुकी हैं ये चीज़ें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का, a body, according to this law, a body continue to be in the state of rest or motion until some force is applied on it. According to this law, a body continue to be in state of rest or motion until some force is applied on it. एक बॉडी अपने रेस्ट स्टेट में या मोशन स्टेट में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता। जैसे एक बॉडी रुकी हुई है, अगर आप लोग उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी मूवमेंट करने लग जाएगी, मूवमेंट शो करेगी। ये है फर्स्ट लॉ।
दूसरा क्या है सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्सटर्नल फोर्स के, जो हमने अप्लाई किया है। ये है टू फर्स्ट इंपॉर्टेंट टू लॉज जो न्यूटन ने दिए थे, गिवन बाय न्यूटन। द थर्ड लॉ इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम लोगों ने कोई भी काम किया तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होगा। फॉर एवरी एक्शन, जैसे कि मैंने एक बॉल अगर वॉल की तरफ फेंकी तो वो बॉल वापस मेरी तरफ आएगी, वो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. With this, in today's video we have studied Newton's laws of motion, we have studied linear momentum and the three important cases related to the same, and the first introductory topic, that what is force, फोर्स क्या होता है। ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with this topic in the next video. Thank you. Be regular with the videos. Don't waste your time.